बंद कमरे में मैं दुल्हन का लिबास पहने बैठी बेसब्री से अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश थी। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही थी। अपनी जिंदगी के इतने साल जो मैंने सब्र में गुजारे थे, आज मुझे इस सारे सब्र का सिला मिलने जा रहा था। मैं अपनी ढलती उम्र के साथ इस बात की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि कभी मुझे भी घर का सुकून नसीब होगा, मेरे भी कोई नाज नखरे उठाने वाला होगा। आज मैं अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों के बारे में सोचकर रोने लगी थी। मैं अपने इर्द गिर्द देखती तो दिल में हसरत होती कि काश मेरा भी अपना घर होता, काश मुझे भी ऐसे ही कोई अपने पलकों पर बिठा के रखने वाला होता। मगर जब अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता तो मैं दिल छोड़ देती और मायूस होकर ये सोचने लगती कि मेरे ऐसे नसीब कहाँ। मेरे नसीबों में सिवाय भाई भाभीयों की लानतान की और कुछ नहीं। तो मुझे अपने ऊपर तरस आने लगता और मैं फूट फूट कर रो देती। जिंदगी के बहुत से साल मैंने इस दुआ के साथ गुजारे थे कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर की खुशियां अता करे। मेरे माँ बाप मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान रहते थे। तरह तरह के लोगों की बातें सुनना और परेशान होना तो जैसे मेरे मुकद्दर का हिस्सा बन गया था। हर वक्त मेरी आंखों में नमी रहती, दिल बेचैन रहता। मेरी उम्र गुजरती जा रही थी और मैं इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहती और गिरियाजारी करती रहती। ऐसा लगता था कि शायद सारी जिंदगी मेरी यूं ही माँ बाप के घर भाभीयों की नफरत के साथ गुजर जाएगी। अब मेरे लिए मेरे ही घर की जमीन तंग पड़ने लगी थी। जिस घर में मैंने अपना बचपन गुजारा था, आज वो घर मेरे लिए मेरा नहीं रहा था। मैं अक्सर सोचती और रो देती कि बेटियां क्या किस्मत लेकर आती हैं। वो भाई जो जान निछावर करते होते हैं, जो सारी जिंदगी अपनी बहनों के साथ उनकी हिफाजत करते गुजार देते हैं, जिनका बचपन अपनी बहनों के साथ बहुत खूबसूरत गुजरा होता है, वही भाई एक वक्त आता है कि बहनों की मौजूदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वही घर जिसमें एक लड़की ने अपने बहन भाइयों माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी के हसीन पल गुजारे होते हैं, वही घर उसके लिए अजनबी सा लगने लगता है। मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से ही मैं प्यार मोहब्बत और हमेशा अपने घर वालों की तवज्जो का मरकज बनी रहती थी। जो जो बड़ी होती गई तो ये प्यार मोहब्बत बढ़ता चला गया। भाई माँ बाप हमेशा मुझे अहमियत देते, लेकिन फिर जैसे ही भाइयों की शादियां होती गईं और घर की जिम्मेदारियां भाइयों के कंधों पर आईं और माँ बाप का घर में वो होल्ड ना रहा, तो मेरे लिए इस घर में सुख का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वही भाई जो बचपन से लेकर जवानी तक मेरी हिफाजत करने में कोई कसर न छोड़ते थे, जो मेरे मुंह से निकली हुई हर बात को मिनटों में पूरा कर देते थे, इन्हीं भाइयों को अब मैं बोझ लगने लगी थी। मैं ये सोचकर अक्सर रोती कि अम्मा अब्बा के होते हुए मेरे भाई मुझे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि घर बार जायदाद सब कुछ अब्बा की कमाई हुई थी, लेकिन फिर भी उनकी नज़र में इस सब पर मेरा कोई हक नहीं था। वो हर वक्त अम्मा और अब्बा से यही कहते नजर आते कि आपने उसे कब ब्याहना है, कब इसकी शादी होगी और कब हमारी बीवियां खुशी से ज़िंदगी गुजार सकेंगी। मैं सारा दिन उनकी खिदमत में भी गुजार देती, लेकिन फिर भी मुझे वो अहमियत वो मोहब्बत कहीं नजर ना आते थे जो मैंने बचपन से जवानी तक अपने भाइयों से पाई थी। मेरे अम्मा अब्बा मेरी शादी को लेकर हमेशा ही परेशान नजर आते। मैं भी रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करती कि जब तक मेरे माँ बाप की ज़िंदगी है तब तक ये लोग मुझे इस घर में बर्दाश्त करेंगे, और जब खुदा न खास्ता मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पर ना रहा तो इस घर में मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो यहाँ कोई भी एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे खून के रिश्तों की पहचान बहुत अच्छे से हो गई थी। मेरा हर खूनी रिश्ते से एतबार उठ गया था। अक्सर मैं सोचती कि सब मतलब के रिश्ते हैं, मतलब मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ माँ की होती है, मगर मुझे तो माँ बाप के रिश्ते में भी मतलब ही दिखाई देता था। जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात से लड़ते लड़ते आज मेरा ये यकीन था कि बेलोस बेमतलब मोहब्बत सिर्फ एक ज़ात की है, अल्लाह। यही वो वाहिद ज़ात है जो वो अपने बंदे को बिना मतलब के 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये सोचकर मेरा दिल भर आता और मैं हर नमाज में अपने अच्छे नसीब की दुआ करती और अच्छे जीवन साथी के लिए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करती। इस दौरान मुझे कई दफ़ा इस बात का एहसास होता कि ये वही खूनी रिश्ते होते हैं जिसके लिए हम लोग बहुत सी जगहों पर झूठ ज्यादती और जुल्म कमा जाते हैं। वही बहन भाई जो बचपन में एक दूसरे पर जान निछावर करते दिखाई देते हैं, किसी एक के आ जाने से कैसे दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। मेरी उम्र गुजरती जा रही थी, शादी का दूर दूर तक कुछ पता न था। बहुत से रिश्ते आते और मुझे देखकर इनकार कर जाते। मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरा रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं हर वक्त परेशान रहती
आंखों में हर वक्त एक खालीपन सा रहता था। हमेशा सबको खुश करने वाली, सारा दिन सबकी फरमाइशों पर कठपुतली बन के गुजार देती, तो मुझे अपनी पहचान तक भूल जाया करती थी। रात को मैं बिस्तर पर लेटती तो जब अपने ही वजूद की पहचान करनी पड़ती तो दिल खून के आंसू रो देता था। आज मैं इस घर से रुखसत होकर पिया देश जाने वाली थी। मैंने अपने जो जिंदगी के कीमती पल इस घर में गुजारे थे, बेशक वो बहुत कठिन थे, बहुत सख्त थे, लेकिन फिर भी आज इस घर को छोड़कर जाने का दुख मेरी आंखों में दिखाई दे रहा था। जहां मुझे अपने घर की खुशी थी, वहीं पर मुझे अपनी बीमार माँ के लिए फिक्र भी खाई जा रही थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में थी जब मुझे ये खबर सुनने को मिली कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बारात दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो दिल जो ज़िंदगी की सख्तियाँ सहते सहते मुर्दा हो चुका था, आज ढोल और बारात के शोर शराबे से खुशी से झूम उठा था। मेरे दिल को अब जाकर तसल्ली हुई थी कि मेरी शादी कोई ख्वाब नहीं, ये सच है। अब मुझे यकीन हो गया था कि मुकद्दर ने मुझ पर तरस खा लिया है और अब मुझे मेरे सब्र का फल ज़रूर मिल जाएगा। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी और अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने मुझ पर रहम किया था। निकाह की रस्म अदा की गई तो मैंने शुक्राने के 2 नफल अदा किए। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। बहुत धूम धूम से मुझे दिखावे की मोहब्बत और फिक्र के साथ मेरे भाइयों ने मुझे घर से रुखसत कर दिया। मैं दुल्हन बनी अपने शौहर के साथ अपने ससुराल आ गई। दिल में नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशों के साथ मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नई सोचों और नए जज्बात के साथ करने वाली थी। जैसे ही मैं अपने ससुराल में इस उम्मीद और अज़म के साथ कदम रखा कि अब किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब सुकून की ज़िंदगी गुजरने को मिलेगी, तो सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम सोहा खान है और मेरी उम्र 38 साल है। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे और अम्मा घरेलू खातून थी। मेरे अलावा मेरे 2 भाई थे और मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी और माँ बाप के साथ साथ मैं अपने भाइयों की भी लाडली थी। मुझे पढ़ने के साथ साथ सजने संवरने का भी बहुत शौक था। मैं अपने ख़ानदान में एक ही लड़की थी। ददियाल में ताया के भी बेटे ही थे। अब्बा की भी कोई बहन नहीं थी। अब्बा भी 2 भाई ही थे। अब्बा को अल्लाह ने नेमत के साथ साथ रहमत से भी नवाजा था। मेरे सगे भाइयों के साथ साथ मेरे ताया के बेटे भी मुझ पर जान निछावर करते थे। सब लोग मेरे नखरे उठाते। मुझे अपने घर और बाहर के लोगों से बहुत मोहब्बत मिली थी और बेइंतहा मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे मखरूर बना दिया था। मैं किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि दुनिया की हर चीज़ जिसको सोहा खान पसंद कर ले, बस वो फिर सोहा खान के अलावा किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। इस पर सिर्फ सोहा खान का ही हक होना चाहिए। इकलौती और लाडली होने की वजह से मैं हर दिल अजीज थी। ख़ानदान में कोई फंक्शन होता तो मैं इस महफिल की रौनक होती और हर किसी की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बनी रहती। मेरे अपने भाइयों के साथ बहुत बनती थी। मैं भी हर वक्त अपने भाइयों पर जान कुर्बान करती रहती। अपने अम्मा अब्बा का प्यार और शफकत मेरे लिए एक अलग मुकाम रखता था। मैं बहुत खुश थी। एक रोज़ मैं अपने भाइयों के साथ स्कूल गई। वापस आई तो घर में अम्मा अब्बा को ना पाकर मैंने तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया था। अम्मा घर ताई अम्मी के हवाले करके बिना कुछ बताए चली गई थी और मुझे ये खाली घर अम्मा के बगैर काटने को दौड़ता था। मैंने रो रो के अपना कोई हाल नहीं छोड़ा था, हालांकि मैं जानती थी कि अम्मा किसी ज़रूरी काम से ही कहीं गई होंगी। ताई अम्मी से पूछ पूछ कर मैं थक गई थी कि बता दें अम्मा और अब्बा कहाँ गए हैं, लेकिन ताई अम्मी ने भी कसम खा रखी थी कि वो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। इस बात पर मुझे और भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा एक भाई बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू था और मैं उसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मैं बहुत ज़िद्दी थी। जब ताई अम्मी ने मेरे लाख पूछने पर भी अम्मा के बारे में मुझे कुछ ना बताया तो मैं बिना खाए ही नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई और रोते रोते वहीं पर मेरी आंख लग गई। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि मैं स्कूल से वापस आई और भूखी ही सो गई। सुबह से शाम होने को थी, लेकिन अम्मा और अब्बा का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। तभी मैंने रोते हुए फिर से ताई अम्मी से कहा कि आप मुझे क्यों नहीं बता देते कि अम्मा अब्बा कहाँ गए हैं और कब तक वापस लौटेंगी। ताई अम्मी के मेरे साथ बहुत लगती थी। वो कभी भी मुझे खुश देखकर राज़ी नहीं होती थी। शायद इसकी वजह यह थी कि ताया अब्बू भी मेरे अम्मा अब्बा की तरह मुझ पर जान निछावर किया करते थे। मेरी बात को बहुत अहमियत दी जाती थी और अक्सर ही ताई अम्मी को मेरी वजह से ये सुनने को मिलता कि वो एक बेटी पैदा नहीं कर सकी। ऐसी ही कुछ बातों से ताई अम्मी मुझे नापसंद करती थी, लेकिन दिखावे की मोहब्बत वो मुझ पर लुटाने में पेश पेश रहती। जैसे ही रात के 9 बजे तो अब मेरा दिल बहुत घबराने लगा। मैंने अपने बड़े भाई सिकंदर से जाकर ताई अम्मा की शिकायत करते हुए कहा कि मुझे सुबह से खाने को कुछ नहीं दिया,
मैं दोपहर से लेकर अब तक भूखी हूँ और फिर ये भी नहीं बताया कि अम्मा अब्बा कब आएंगे। मेरे भाइयों में तो मेरी जान बसती थी। सिकंदर भाई गुस्से से लाल पीले होने लगे और ताई अम्मी से जाकर मेरी वजह से लड़ने झगड़ने लगे कि आपने अभी तक सोहा को खाना क्यों नहीं दिया, और फिर आपने सोहा को क्यों नहीं बताया कि अम्मा अब्बा गाँव गए हैं, क्यों उसे रुला रही हैं। सिकंदर भाई की बातें सुनकर ताई अम्मी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और बहुत ही जल्दी ये खबर ताया अब्बू तक भी पहुंच गई कि सिकंदर ने बदतमीजी की है और ये बदतमीजी करवाने वाली सोहा है। खैर रात के 11 बजे तक तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मंसर भाई ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अम्मा अब्बा थे। अम्मा अब्बा घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके साथ मेरी खाला की बेटी आयजा भी थी। मैंने उसे अम्मा और अब्बा के साथ देखा तो हैरान रह गई। मैं दौड़ते हुए अपनी अम्मा के गले के साथ लग गई और रोते हुए कहने लगी, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? आप जानती हैं कि मुझे आपके बगैर कहीं सुकून नहीं मिलता। रोते हुए एक नज़र मैंने आयशा पर डालते हुए अम्मा की तरफ देखा और पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है? अम्मा आप इसे अपने साथ क्यों लेकर आई हैं? खाला कहाँ है? मेरी बात सुनते ही अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मा ने मुझे प्यार किया और कहने लगी, तुम्हारी खाला अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी मगर इतनी समझ रखती थी कि अम्मा की बात का मकसद क्या है। तभी सिकंदर और मंसर भाई ने अम्मा और अब्बा से पूछा तो सारे मामलात का पता चला। खाला और खालू का मोटरसाइकिल पर बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होने की वजह से इंतकाल हो चुका था और अब आयशा हमेशा के लिए हमारे घर पर रहने के लिए अम्मा अब्बा के साथ आ गई थी, क्योंकि इसका अब वहाँ पर कोई नहीं था जिसके पास वो रह सकती। मुझे आयशा का अपने घर पर रहना बुरा नहीं लगा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे अम्मा और अब्बा का प्यार अपने लिए कम होता दिखाई देने लगा। आयशा और मेरा उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं था, हम दोनों हम उम्र ही थी, इसलिए अब्बा और अम्मा जैसे मुझे प्यार से ट्रीट करते आयशा को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता। उसे भी उतनी ही अहमियत इस घर में दी जाने लगी जिस तरह की मुझे दी जाती थी, और ये बात मुझे कतई ही बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं अपने घर में अपनी हैसियत को कम होता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभी मैं छोटी थी तो अभी से मेरे अंदर खुद परस्ती भरी पड़ी थी। मुझे मोहब्बत ही इतनी मिली थी कि मुझे अपने अलावा हर इंसान ही छोटा दिखाई देता था। मैं खुद को बहुत अहम समझती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अब्बा ने आयशा को भी मेरे साथ स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। सिकंदर और मंसर भाई, मैं और आयशा रिक्शे पर स्कूल जाया करते थे। आयशा हमेशा खामोश रहती, वो कभी भी हंसती बोलती नहीं थी। हर वक्त उसकी आंखों में गम सा दिखाई देता। मैं उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करती, लेकिन आयशा कभी घुलती मिलती ही नहीं थी। वो पहले की तरह नहीं रही थी। पहले तो वो जब भी आती तो मेरे साथ खेल कूद कर ही लिया करती थी, लेकिन अब शायद उसे अपने अम्मा अब्बा के जाने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी वजह से वो हंसना बोलना भूल चुकी थी। आयशा की खामोशी मुझे हमेशा तंग करती। मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसे खुद पर गुरूर है, और इसी गुरूर और तकब्बुर की वजह से ये मुझे मुंह तक नहीं लगाती। मैं अक्सर ही उसे डांट दिया करती, लड़ाई झगड़ा करके उसे अक्सर ही रोने के लिए मजबूर कर दिया करती थी, लेकिन वो तब भी उफ तक नहीं करती थी। हर बात वो अपने तक रखती। कभी भी घर जाकर उसने अम्मा या अब्बा से मेरी शिकायत नहीं की थी। इसी तरह सिकंदर भाई भी अक्सर ही मुझे आयशा के इर्द गिर्द मंडलाते नजर आते। मुझे बहुत तकलीफ होती। ऐसा लगता जैसे उसने मेरे अम्मा अब्बा की तवज्जो के साथ साथ मेरे भाई की तवज्जो भी मुझसे छीन ली है। भाई उसके आगे पीछे घूमते, लेकिन आयशा उन्हें भी किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स न देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और हम एक साथ जवान हो गए। जवानी के दौर में कदम रखा तो हालात पहले से नहीं रहे थे। आयशा बचपन से ही खूबसूरत थी, लेकिन जवानी ने तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। लंबे लंबे काले स्याह बाल, मोटी मोटी हिरन जैसी आंखें और सफ़ेद रंग उसकी खूबसूरती में नुमाया इजाफा करता। पढ़ाई में भी वो हम सब से कहीं बढ़कर थी। बचपन से ही वो अच्छे नंबर लेकर आया करती थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने का वक्त आ गया था तो आयशा का मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, मगर आयशा सारी रात जाग कर अपनी पढ़ाई किया करती थी। पेपर सर पर थे। मैं और आयशा एक ही क्लास में थे। मैंने करवट बदली तो आयशा को यूं कमरे में चक्कर लगाते देखा तो मुझे उस पर बेहद गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर अम्मा या अब्बा ने उसे इस तरह मेहनत करते देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। फिर उसकी मिसालें दे देकर मुझे बातें सुनाई जाएंगी। मुझे आयशा का अपने घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे अम्मा अब्बा के टुकड़ों पर पलकर वो मेरे लिए ही इस घर की ये ज़मीन को तंग किए जा रही थी। आयशा की नज़र मुझ पर पड़ी तो बिना कुछ बोले वो अपनी पढ़ाई में मगन रही। मुझे इस बात पर भी बहुत गुस्सा आता कि एक दफ़ा आयशा ने नहीं पूछा कि तुम सोई हुई थी, अचानक से उठ क्यों गई हो।
इससे पहले कि मैं आयशा को गुस्से से कुछ कहती, अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपनी आंखें मीच ली। मैंने डर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मा या अब्बा कमरे में आए हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। कमरे में कदमों की आहट से मैं इतना तो महसूस कर सकती थी कि अम्मा और अब्बा नहीं, बल्कि ये कोई और कमरे में दाखिल हुआ है। जैसे ही मैंने हल्की सी आंखें खोलकर अपने सामने देखा तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मेरी आंखों के सामने सिकंदर भाई खड़े थे, जो बहुत ही अजीब निगाहों से आयशा को देख रहे थे। तभी आयशा घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, सोहा। अभी उसने पूरी तरह आवाज़ भी न दी थी कि सिकंदर भाई ने उसके मुंह को अपने हाथों से दबा दिया। मैं ये सब मंजर देखकर हैरान थी। सिकंदर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक पल के लिए तो मुझे अपने भाई पर बेहद गुस्सा आया और मैंने दिल में ये सोचा कि उठकर शोर मचा दूं, अब्बा और अम्मा को सब हकीकत बता दूं कि सिकंदर भाई आयशा के साथ कैसा सलूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सिकंदर भाई ने आयशा को अपने करीब खींचते हुए कहा, कितनी दफ़ा कोशिश की है तुम्हारे करीब आने की, लेकिन तुम्हारी अकड़ ही ख़त्म नहीं होती। क्या हो जाएगा अगर तुम कुछ वक्त मुझे भी दे दोगी? मैं वादा करता हूँ कि इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। आयशा मुसलसल आंसू बहा रही थी और रोते हुए कहने लगी, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ सिकंदर भाई। सिकंदर गुस्से में आते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। तुम्हारी खूबसूरती मेरे दिल पर छुरियों की तरह वार करती है। तुम हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो तो क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैंने आज से पहले अपने भाई को ऐसे रूप में नहीं देखा था। आज मुझे सिकंदर भाई का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मेरे जिस्म में कपकपी बिजली की तरह दौड़ने लगी। खौफजदा होने की वजह से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिकंदर भाई मुसलसल आयशा को हरासा कर रहे थे और वो बेचारी तंग सी जगह में खुद को समेटने की नामुमकिन सी कोशिश कर रही थी। तभी मैंने आंखें खोलते हुए कहा, सिकंदर भाई, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बात सुनते ही सिकंदर भाई ने कोई जवाब न दिया और खौफजदा होकर कमरे से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए सिकंदर भाई बुरी तरह से गिर गए थे और शोर की वजह से अचानक से पूरे घर की लाइट्स ऑन हो गई। अम्मा और अब्बा सब मेरे कमरे में इकट्ठे हो गए। अब्बा ने आयशा को यूं रोते देखा तो परेशान होकर पूछने लगे, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? तुम्हारी हालत ऐसे क्यों है? आयशा ने हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए अब्बा से कहा, आप सब कुछ सोहा से पूछ सकते हैं। अब अम्मा और अब्बा की नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। तभी मंसर भाई मेरे करीब आए और कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है? ये इतनी क्यों घबराई हुई है और इसका दुपट्टा कहाँ पर है? मैं सबके सवाल सुनकर भी अनजान थी, खामोश खड़ी बस आयशा को देखे जा रही थी। तभी अम्मा आयशा के पास आई और उसे प्यार करते हुए कहने लगी, बताओ मेरी बच्ची, सब क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? बताओ। अरे आयशा, कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अपनी माँ को उसके लिए फिक्रमंद देखा तो मुझे आयशा से शदीद नफरत होने लगी। जी चाहता था कि मैं उसे जान से मार दूं। अम्मा को अब मैं कहीं पर खड़ी नजर नहीं आती थी। जहाँ पर भी नजर आती सिर्फ आयशा ही नजर आती थी। उसकी तारीफें, उसकी मिसालें हर वक्त अम्मा देती रहती और मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती, लेकिन मेरी तकलीफ किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। अभी मैं यही सब सोच रही थी और दिल ही दिल में आयशा से नफरत कर रही थी कि आयशा अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, खाला, सिकंदर भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सिकंदर का नाम सुनते ही कमरे में खड़े हर शख्स का रंग उड़ गया था। सब लोग हैरान परेशान खड़े आयशा को देख रहे थे। अम्मा आयशा को अपने साथ लगाकर कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो आयशा बेटा? तुम जानती हो कि तुम ये सब क्या बोल रही हो? तभी उसने रोते हुए कहा, खाला, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको मेरी बात पर नहीं यकीन तो सोहा से पूछ लें। सोहा ने भी सब कुछ देखा है और अभी सिकंदर भाई यहाँ से दौड़ते हुए बाहर गए हैं। अम्मा और अब्बा ने जब मुझसे सवाल किया तो मैंने अपने भाई के जुर्म को छुपाने के लिए और आयशा को अम्मा अब्बा की नज़रों से गिराने के लिए झट से झूठ बोल दिया। मैं अपने अम्मा अब्बा के करीब गई। अब्बा, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि कमरे में सिकंदर भाई आए थे, लेकिन वो दौड़ते हुए बाहर क्यों निकले हैं, इस बात के पीछे एक राज है। मेरी बात सुनते हुए अब्बा ने बहुत ही गुस्से से सिकंदर को आवाज़ दी। कुछ ही देर में खौफजदा होता सिकंदर उड़े हुए रंगत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इतना कहते हुए मैंने अपनी निगाहें झुका ली थी। अम्मा मेरे करीब आई और कहने लगी, मेरा दिल फट जाएगा, जल्दी से बताओ सच क्या है? मैंने अम्मा से कहा, आप अपनी लाडली से ही पूछ लें जिस पर आप अपनी सारी मोहब्बत निछावर करती रहती हैं। आप तो हर वक्त इसकी मिसालें देती थी, लेकिन आज उसे मैंने और सिकंदर भाई ने रंगे हाथों पकड़ा है। अब्बा ने सिकंदर भाई की तरफ देखते हुए कहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मैंने अब्बा से कहा कि आप सिकंदर भाई से क्या पूछ रहे हैं? इन पर तो मजलूम आयशा बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगा चुकी है। हकीकत क्या है ये मैं आपको बताती हूँ।
आयजा के यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लड़कों के साथ चक्कर है, इसकी बहुत से लड़कों के साथ दोस्तियां हैं, इसीलिए तो ये मुझे भी घास तक नहीं डालती। लेकिन मैं डरते मारे आप लोगों को कुछ भी सच नहीं बताती कि कहीं आप लोग इसके साथ साथ मुझे भी यूनिवर्सिटी से हटा न ले। लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी, जब मेरे ही भाई पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। हम दोनों कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी कि अचानक से आयजा ने खिड़की पर नजर डालते हुए कहा, सोहा, मैं जरा छत पर ठंडी हवा का मजा लेने जा रही हूँ, ऊपर ही कुछ देर पढ़ाई करूंगी, तुम भी साथ चलोगी? मैं जानती थी कि रात के इस पहर ये किसी अच्छी नीयत से छत पर नहीं जा रही। तभी मैंने उससे कहा कि मैं सोने लगी हूँ, थक चुकी हूँ पढ़ पढ़ के। तो ये मुझे कमरे में छोड़कर छत पर चले गए। मुझे बेचैनी सी होने लगी। चाहे कुछ भी था, मेरी तरह आयजा भी मेरे अब्बा की इज्जत है, यही सोचते हुए मैं बेचैन सी होने लगी। मैं सोच में पड़ी परेशान कमरे में चक्कर लगा रही थी कि आयजा को कैसे रोका जाए। सिकंदर भाई ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहने लगे कि छत पर कौन है। तो आयजा को कमरे में ना पाकर भाई ने मुझसे सवाल किया, आयजा कहाँ पे है? मैंने भाई को कुछ नहीं बताया। फिर भाई ने जब सख्ती से मुझसे पूछा तो मैंने भाई को बता दिया कि आयजा छत पर है। मैं और भाई जब आयजा को लेने छत पर गए तो आयजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रही थी। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भाई ने इस लड़के को पकड़ने की कोशिश की और मैं आयजा को लेकर कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैंने उससे कहा कि अब सिकंदर भाई को सारी हकीकत मालूम हो गई है, आज सबको मालूम पड़ जाएगा कि तुम बदचलन लड़की हो। मेरी बात सुन के आयजा फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि खुदा के लिए खालू और खाला को इस हकीकत के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। अभी हम दोनों के बीच में यही तकरार हो रही थी कि आप लोग उठ गए। मैंने अपने भाई के जुर्म को बचाने के लिए आयजा पर तोहमत लगाई थी। इतना बड़ा इल्ज़ाम आयजा पर लगाकर मुझे ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ आयजा रो रो कर सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, लेकिन किसी को भी इसकी बात पर यकीन नहीं आया। तभी सब उसे बुरा भला कहते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। आयजा ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी, तुमने अच्छा नहीं किया, अपने गुनहगार भाई को बचाने की खातिर तुमने मेरी बेगुनाही को गुनाह में बदल दिया, मेरे ऊपर तोहमत लगाई है, तुमने मेरा दिल दुखाया है। मेरा रब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, एक न एक दिन मेरा रब तुमसे हिसाब लेगा। आयजा ने इतना कहा और अपना कुछ सामान पकड़ा और घर से निकल गई। अब रात के पहर आयजा जब घर से जा रही थी तो मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं अभी तो यही चाहती थी कि वो मेरा और अम्मा अब्बा के दरमियान से हमेशा के लिए निकल जाए। अब आयजा का कांटा निकल चुका था। सुबह होने पर जब घर वालों ने आयजा के बारे में पूछा तो मैंने अम्मा अब्बा से कह दिया कि वो अपने उसी दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग गई है। आयजा कहाँ गई थी इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था। दिन पर दिन गुजरते गए, लेकिन आयजा की कहीं पर कुछ खबर ना मिली। न कभी आयजा यूनिवर्सिटी आई और ना ही कभी लौटकर वापस घर आई थी। अम्मा और अब्बा ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। अम्मा के दिल में उसके लिए मोहब्बत जागती थी, लेकिन अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया था कि इस तरह की बदचलन लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं दूंगा। मैं अक्सर अकेली बैठती तो कभी कभी मुझे अपने किए गए इस गुनाह पर शर्मिंदगी सी महसूस होती। कभी कभी इस बात का एहसास होता कि न जाने आयजा किन हालात में होगी, इसका तो इस दुनिया में कोई नहीं था, न जाने वो इस वक्त कहाँ पर होगी। ऐसे ही साल पर साल गुजरने लगे। मैं जब भी सिकंदर भाई को देखती तो मुझे आयजा की याद सताती। उसके साथ किए गए जुल्म के बारे में सोचते हुए मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि अम्मा ने सिकंदर भाई के लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की थी। सिकंदर भाई का रिश्ता तय करने के बाद अम्मा ने मंसर भाई का रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया। मेरा रिश्ता तायापू के बेटे के साथ तय पाया था। अम्मा और अब्बा ने सोचा कि क्यों ना हम तीनों की शादियां एक साथ कर दें। मैं तायापू के घर रिश्ता करने पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी। मैं अम्मा और अब्बा से बार बार इसी बात पर इसरार करती कि मुझे तायापू के घर शादी नहीं करनी। बचपन से लेकर अब तक मैंने उन्हें सिर्फ भाई की नज़र से ही देखा था, और अब मैं कैसे अपने इस कज़न को शौहर की शक्ल में कबूल कर सकती थी, जिससे मैंने हमेशा अपने बड़े भाई की तरह ही माना था। रिश्ते से इनकार की वजह से तायापू और अब्बा के दरमियान अच्छी खासी खलश पैदा हो गई, क्योंकि अम्मा और अब्बा ने भाइयों के साथ साथ मेरी भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक से रिश्ता टूट जाने की वजह से मेरी शादी तो ना हो सकी, लेकिन भाइयों की शादियां करनी पड़ी। मैं बहुत खुश थी। मेरे घर में अब 2 भाभियां आ गई थी। मुझ पर जान निछावर करने वाले भाई अब दोनों ही शादी के मुकद्दस बंधन में बन चुके थे। अब तक तो इस घर में मेरी ही मर्जी चलती थी, लेकिन जब भाइयों की शादियां हुई तो आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल तब्दील होने लगा। मैंने अब्बा से बात की कि मुझे आगे पढ़ना है, मैं अब कुछ कोर्स करना चाहती हूँ, घर में फारिग बैठकर मैं क्या करूँगी। मेरी बात सुनते हुए अब्बा ने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन अचानक से मेरी बड़ी भाभी, जो कि सिकंदर की बीवी थी, अब्बा से कहने लगी
कि ये अगर पढ़ने लिखने लग जाएगी तो घर का कामकाज कौन करेगा। अब्बा रिटायर हो चुके थे और अब इस घर में भाइयों की चलती थी और मेरे भाई वही करते जो इनकी बीवियां उन्हें सिखाती। वो भाई जो बचपन से लेकर जवानी तक मुझ पर जान निछावर करते थे, जिनके लिए मैं हर वक्त हर किसी से लड़ने मरने के लिए तैयार रहती थी, वो भाई अचानक से ही अपना रंग रूप बदल चुके थे। उनका लहजा मेरे लिए बिल्कुल ही बदल गया था। उनकी नज़रों में मेरे लिए मोहब्बत कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। अम्मा अब्बा भी अब उनके मोहताज हो चुके थे, जिस वजह से वो भी कभी उन्हें कुछ कहते ही नहीं थे। मेरी शादी को लेकर अम्मा परेशान रहती। जब भी कोई रिश्ता आता तो मेरी भाभियां तरह तरह के नुक्स निकालने लगती और वो रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो जाता। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे भाभियां घर के कामकाज के लिए मेरी शादी में रुकावट बनी हुई थी। मैं कोई बात करती तो भाई मुझे टूट कर पड़ते। कमरे में बैठी अकेली फूट फूट कर रोती कि ये वही भाई हैं जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब अचानक से उनके दिल मेरे लिए क्यों बदल गए थे? क्योंकि उनकी बीवियां आ गई थी। अब उन्हें अपनी बीवियों के आगे अपनी बहन की मोहब्बत या अपनी बहन की कुर्बानियां कुछ दिखाई नहीं देती थी। मैं हर वक्त उदास बैठी रहती। अब मुझे आयशा की याद बहुत सताती थी और मुझे महसूस होता था कि ये उसी की आह है जो मुझे लग गई है। सिकंदर भाई की करतूतों पर पर्दा डालते हुए मैंने एक बेगुनाह लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाला था। शायद उसी की सजा थी कि मैं आज सब कुछ होते हुए भी ठोकरों वाली जिंदगी गुजार रही थी। सुबह उठते ही घर का सारा कामकाज करना, भाभियों को कमरे में बैठे नाश्ता तक मुहैया करना मेरी पहली जिम्मेदारी होती थी। इसके बावजूद भी मैं खुद से सुकून का सांस नहीं ले सकती थी। इस घर में मैं सिर्फ एक नौकरानी बन के रह गई थी और इस बात पर अम्मा और अब्बा भी कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि अम्मा और अब्बा बीमार रहने लगे थे। उनकी अलग सी परेशानी मेरे सर पर सवार रहती। ऐसे ही कई साल गुजर गए। ढलती उम्र के साथ साथ मेरी शादी में मजीद रुकावटें पैदा होने लगी और मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मेरी शादी ना तो भाभियां होने देंगी और ना ही मेरे मुकद्दर में सुख लिखा है। मैं अपनी ज़िंदगी से हार मान चुकी थी। बस इसको अपनी ज़िंदगी समझ लिया था कि मैंने सिर्फ अपने भाइयों के बच्चे ही पालने हैं और अपने भाभियों की धुतकार ही सहनी है। अब मैं हर उम्मीद छोड़कर मायूसी के साथ इन्हीं के लिए जीने लगी। लेकिन उनका रवैया मजीद बदल चुका था। पहले ये मेरी शादी होने नहीं देती थी कि हमारे घर के कामकाज कौन करेगा, हमारे बच्चे कौन संभालेगा। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उनको ये एहसास होने लगा कि मेरी उम्र गुजरती जा रही है, अब मेरी शादी कर देनी चाहिए। मैं जब भी उनकी बातें सुनती तो मुझे यही सुनने को मिलता कि इसकी उम्र गुजरती जा रही है। आप दोनों का क्या पता कि कब आंखें बंद हो जाए तो ये हमारे सर पर बोझ बन जाएगी। हम इसे कैसे अपने पास हमेशा के लिए रखेंगे। अम्मा अब्बा आप जल्दी इसके बारे में कुछ सोचें और इसे इस घर से चलता करें। अपने सगे भाइयों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुन के मेरा दिल फट जाता। मैं उस वक्त को याद करके रोती कि वो वक्त कैसा था जब उनकी शादियां नहीं हुई थी। किसी एक के आ जाने से खूनी रिश्ते इस कदर खुदगर्ज हो जाते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपने रब के आगे गिड़गिड़ा कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगते, अपने अल्लाह से कहती कि मुझे इस गुनाह की माफ़ी दे दे जो मैंने अपने भाई की मोहब्बत में किया था और आयशा के साथ अपनी नफ़रत को निभाते हुए उसकी पाक दामनी पर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। आज मुझे अपने किए गए गुनाह पर सवाए अफसोस के और कुछ नहीं था। मैंने बहुत दुआएं की कि खुदा ताला मुझे एक दफ़ा आयशा से मिलवा दे ताकि मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लूँ और हमेशा के लिए अपने सर से बोझ उतार दूँ जो मेरे साथ साथ चलता आ रहा था। ये गुनाह जो मैंने अपने सर पर खुद ही ले रखा था, मैं इस गुनाह के बोझ से अब खुद को आज़ाद करवाना चाहती थी। जब भी मुझे भाइयों की या भाभियों की कोई बात तकलीफ पहुंचाती तो मैं जायनमाज बिछाकर गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करती कि मेरे ऊपर रहम कर दे और अब मेरी आसानियाँ कर दे, मुझे भी मेरे घर का सुख अता कर दे। घर में रिश्ते आते लेकिन मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से हर कोई इनकार करके चला जाता। मैंने अम्मा अब्बा से कह दिया था कि अब आप लोग मेरी शादी की फ़िक्र मत करें, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से में लाकर आप लोगों को मेरी फ़िक्र होने लगी है, इस हिस्से में शादी होना अब नामुमकिन सी बात है। अम्मा मेरे सर पर प्यार देती और कहती खुदा बेहतर करेगा, अल्लाह ने चाहा तो अब भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। फिर एक दिन अचानक रिश्ते करवाने वाली खाला एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई। रिश्ता बहुत अमीर घर से आया था। मैं जानती थी कि इसका भी जवाब ना ही होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा मुकद्दर मुझ पर मेहरबान हो गया। मेहरान बहुत ही खूबसूरत और नेक इंसान थे और उन्होंने पहली ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया था और मेरा रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत खुश थी। शादी करके मेरे घर वालों ने मुझे मेहरान के साथ रुखसत कर दिया। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम अपने ससुराल में रखा तो सामने का मंजर देखते मेरे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरे सामने आयशा खड़ी थी, हाथ में फूलों का थाल लिए। आयशा मेरा इस्तकबाल के लिए खड़ी थी।
मैं उसे देखकर हैरान होने के साथ साथ परेशान भी होने लगी। दिल में ख्याल आया कि ये नहीं जानती कि मैं आज तक अपनी दी गई झूठी गवाही की आग में चल रही हूँ। कहीं ऐसा न हो कि अब आयशा बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी जो अभी शुरू होने जा रही थी, शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं नज़र भर के आयशा की तरफ देख रही थी, लेकिन आयशा खामोश खड़ी हाथों में फूलों का थाल लिए मुझ पर फूल बरसा रही थी। उसके हाथों से अपने ऊपर गिरते फूल मुझे किसी कांटे की तरह महसूस हो रहे थे। इस बात का मुझे यकीन था कि इन फूलों के बाद मुझे बहुत से कांटों का सामना करना पड़ेगा। मुझे फूलों की सेज पर जाकर बिठा दिया गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। मैं बेसब्री से आयशा के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आयशा कमरे में नहीं आई थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद मैं खुद कमरे से निकली। दुल्हन का लिबास पहने मैं आयशा को तलाश करने लगी। सब लोग मुझे देखकर परेशान हो रहे थे। सब मुझसे पूछने लगे कि तुम कमरे से क्यों निकल आई हो। तभी मैंने रोते हुए कहा कि मुझे आयशा से मिलना है। सब हैरान थे कि मैं आयशा को कैसे जानती हूँ। सब मुझसे पूछने लगे कि तुम आयशा को कैसे जानती हो और तुम्हारा क्या रिश्ता है आयशा के साथ। मैं जानना चाहती थी कि आयशा मेरे ससुराल में क्या कर रही है और उससे मिलकर उसे अपने किए गए गुनाह की माफ़ी मांगना चाहती थी। तभी मेहरान ने मुझे यूं बिखलाए हुए देखा तो पूछने लगा कि तुम आयशा को कैसे जानती हो। तभी मेहरान से कहा कि आप आयशा को मेरे पास बुला दें, मैं आप सबको सब कुछ बता दूंगी कि मेरा और आयशा का क्या रिश्ता है। तभी मेहरान ने आवाज़ देते हुए कहा, अम्मा ज़रा आयशा भाभी को भेजिएगा। आयशा जो कि अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। मेहरान के मुंह से भाभी का लफ्ज़ सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मेहरान की तरफ देखने लगी और मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, भाभी? अच्छा तो आयशा मेहरान की भाभी है। कुछ देर बाद आयशा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। आयशा नजरें झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। तभी मेहरान ने कहा कि हाँ अब बताओ तुम भाभी को कैसे जानती हो। सबसे पहले तो मैंने रोते हुए आयशा के पाँव पकड़कर अपने किए गए गुनाह की माफ़ी मांगी। मैंने रो रो कर आयशा से कहा कि मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तलाश किया, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। मेरी एक झूठी गवाही की वजह से तुम्हें ज़िंदगी में न जाने किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन आयशा, जिन भाइयों की मोहब्बत पे मैंने वो झूठ बोला, मैंने उन भाइयों की नफरत का सामना 6 साल किया है। 6 साल का अरसा हो गया था मुझे अपने भाइयों की और भाभियों की धुतकार सहते हुए। और जब जब मेरे साथ ये जुल्म होता तो मैं तुम्हें याद करती और फूट फूट कर रोती और अपने रब से तुम्हारे साथ किए गए जुल्म की माफ़ी मांगती। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तब तक आयशा के पाँव नहीं छोड़े थे जब तक उससे माफ़ी न मांग ली। आयशा ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया और अपने सीने से लगाते हुए कहा कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान अपने किरदार से बड़ा और छोटा होता है। तुमने हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझा। तुमने हमेशा यही समझा कि शायद मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता सोहा। हर इंसान हर किसी के दिल में अपनी जगह खुद बनाता है, कोई किसी की जगह छीन नहीं सकता। तुम्हारे जुल्म का शिकार मैं जब घर से निकली तो नहीं जानती थी कि कदम कहाँ लेकर जाएंगे। फिर अब्बा के चचा ज़ात का ख्याल आया और मैं यहाँ आ गई। अब मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैं नजरें झुकाए मुसलसल उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आयशा ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया। तभी अगली ही सुबह मैंने आयशा का हाथ पकड़ा और मेहरान के साथ अपने घर अम्मा अब्बा से मिलने गई। मुझे किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ अम्मा अब्बा जो कि आयशा से शदीद नफरत करने लगे थे, उनके सामने आयशा की बेगुनाही साबित करना बहुत ज़रूरी था। अब्बा आयशा को देखकर गुस्से से कहने लगे, ये तुम्हें कहाँ से मिल गई और इसकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। मैंने अब्बा को सब हकीकत बयान करते हुए कहा कि ये बेगुनाह है, इस पर लगा दाग आपकी बेटी का दिया हुआ था। अम्मा और अब्बा मेरी बात सुन के मुझे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। मैं इसी नफरत की हकदार थी। अम्मा और अब्बा ने आयशा के सर पर प्यार दिया। मैंने अम्मा और अब्बा से माफ़ी मांगी और आयशा के कहने पर अम्मा और अब्बा ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया। आज मेरे दिल से ये बोझ उतर गया था। मैंने जो गुनाह नादानी में किया था, आज मैं इस गुनाह के बोझ तले से निकल गई थी। अब मैं अपने शौहर मेहरान के साथ और आयशा के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे हदायत बख्शे।